अच्छा जी स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये सारी कहानी डिस्कस करी जो आपके सामने आपको नज़र आ रही है, और हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है, सारी कहानी हमने करी और हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब ट्रायल बैलेंस के आगे चलते हैं। ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है फिर क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक हमने अकाउंटिंग के सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस नहीं किए, बस बहुत कम चीज़ें वैसे तो डिस्कस की हैं हमने। हम ये देखते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है ना, उसके बाद क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। अभी हमने उनको डिटेल में कवर ज़रूर करना है, लेकिन उसमें से एक जो बेसिक सी चीज़ बनाई जाती है वो कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बनाया जाता है, जिसमें ये लिखा जाता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं एंड सो ऑन। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसका अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दूं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है। मैंने ये सोचा कि ट्रायल बैलेंस हमारे पास बना हुआ है, तो इस ट्रायल बैलेंस से मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाकर दिखा दूँ, ताकि और आप लोगों की क्लैरिफिकेशन हो जाए चीज़ों की। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर कैसे बनता है, देखो हम ऊपर हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हम डिटेल में प्रॉपर इसकी फॉर्मेटिंग देखेंगे, जिसके मार्क्स भी होते हैं। फिलहाल रफली हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप करोगे क्या कि सबसे पहले हेडिंग दोगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग दोगे, सबसे पहले हेडिंग दोगे नॉन करंट एसेट्स की। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, जो रोज़ रोज़ चेंज ना हो। ये डेफिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। अब अगर मैं ट्रायल बैलेंस देखता हूँ तो मेरे पास जो नॉन करंट एसेट्स है उसमें एक वैन है और इसमें एक मशीन है। मशीन और वैन दो नॉन करंट एसेट्स हैं। हम वैन लिखेंगे, हम वैन के साथ लिख देंगे 100, और हम मशीन्स लिखेंगे और हम मशीन्स के साथ लिख देंगे 50। ठीक है, ये हमारे दो नॉन करंट एसेट्स हैं, यानी कि टोटल नॉन करंट एसेट्स कितने हो गए, 150 के हो गए। इसके बाद हम लिखेंगे अपने करंट एसेट्स, इसके बाद लिखेंगे हम अपने करंट एसेट्स। अच्छा, फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा इस तरह से कर दूं कि फॉर्मेटिंग आपके हाथ में है, वो हम सीखेंगे बाद में। 150 यहाँ लिख देता हूँ, उसका टोटल 150 राइट साइड वाले कॉलम में। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की अगर बात करते हैं, वो एसेट्स होते हैं जो रोज़ चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैंक का बैलेंस है और यहाँ पर कैश का बैलेंस है, तो हम ये दोनों करंट एसेट्स अपने लिख लेते हैं। बैंक है कितना 400, और कैश है कितना 175। इन दोनों का टोटल अगर करते हैं तो कितना बनता है 575 बनता है। ठीक है, और अब हम ये जो हमारे पास नॉन करंट और करंट एसेट्स हैं, इन दोनों का अगर टोटल करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अपने टोटल एसेट्स लिखते हैं, यहाँ पर हम अपने अगर टोटल एसेट्स लिखते हैं तो 150 प्लस 575 विच इज़ 725, ये हमारे टोटल एसेट्स हैं। अच्छा, दूसरी साइड पर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल कितना होगा भाई, कैपिटल जो है ना वो है 700। ठीक है, और इसके बाद हम लिखेंगे अपनी करंट लायबिलिटीज, बिकॉज एक तो हमारे पास कैपिटल था वो लिख दिया, और XY लिमिटेड को $25 पे करने हैं, यानी कि करंट लायबिलिटीज हैं, तो हम अपनी करंट लायबिलिटीज लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज जो हैं वो हैं हमारी XY लिमिटेड, और XY लिमिटेड की जो करंट लायबिलिटीज हैं वो हैं 25। तो हमारे पास ये साइड जो है इसका टोटल आएगा 725। ये क्या है, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो एक तरह से आपने ट्रायल बैलेंस में क्या करना है, जितनी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी वो सारी चीज़ें ही यहाँ पर आ गई हैं, और उसको हमने ब्रेक कर दिया है एसेट्स में, कैपिटल में और लायबिलिटी में। ठीक है, ये एक बेसिक सा ट्रायल बैलेंस था और उसका बेसिक सा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन था। इन रियलिटी ट्रायल बैलेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों से डील किया है, और वो जो 3 चीज़ें हैं वो हैं एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। ठीक है ना, चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या डील किया, अभी तक हमने ये देख लिया कि एसेट्स क्या है,
अभी तक हमने ये देख लिया कि एसेट्स क्या है। एसेट्स वो सारी चीज़ें हैं जो एक बिज़नेस जो है वो इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, बिज़नेस को कंडक्ट करने के लिए। सच एज़ हमने पढ़ लिया कि भाई वैन है, सच एज़ हमने पढ़ लिया कि मशीन है, सच एज़ हमने पढ़ लिया कि कैश है, सच एज़ हमने पढ़ लिया कि बैंक का बैलेंस है, सच एज़ के हमने पढ़ लिया कि आपके पास कोई इन्वेंट्री है। पिछले एक वीडियो लेक्चर में इन्वेंट्री को डिस्कस किया था। इन्वेंट्री कोई भी वो चीज़ जो बिज़नेस अपने जिसका आपका बिज़नेस होगा। फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई कैपिटल क्या है। फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि भाई कैपिटल क्या है। कैपिटल के बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया कि कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट है जो ओनर खुद लेकर आया है, ये वो पैसा है जो ओनर का अपना है एसेट को ख़रीदने के लिए। फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि लायबिलिटी क्या है। फिर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी जिस तरह से ऊपर वाले सवाल में XY लिमिटेड आ रहा था, लायबिलिटी क्या है? एक तरह से आपका लोन है, एक तरह से आपका पेएबल है, यानी कि ये पैसा आपको पे करना है। एक तरह से ये आउटसाइडर्स की कंट्रीब्यूशन है आपके बिजनेस में, यानी कि ये वो पैसे हैं जो कोई और लेकर आया है, आपके अपने नहीं हैं, ठीक है ना। और हमने ये देख लिया कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और फिर हमने ये भी देख लिया था कि अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। और लायबिलिटीज़ भी कैपिटल की ही तरह, यानी कि लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट। ये रूल्स हमने देख लिए, ठीक है ना। और हमने ट्रायल बैलेंस देखा, हमने कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखा, ये बातें हमने देख ली। अब कंपनी को और आगे लेकर चलते हैं। लेट्स से कि अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या होता है सर? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने वैन खरीदी, आपने मशीन खरीदी, आपने बैंक में कुछ बैलेंस रखा, आपने कुछ कैश का बैलेंस रखा, आप कुछ पैसे खुद लेकर आए, आपने कुछ उधार लिया और अब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। पहले मैं उनको ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि हर किसी की अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग तरह से होती है। लेकिन अभी हम एक इसमें से बिजनेस को पिक करेंगे। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कहलाते हैं ट्रेडिंग, कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कहलाते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है। सर ट्रेडिंग बिजनेस क्या करते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस का सीधा सीधा काम होता है कि वो परचेजेस करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं और बेच देते हैं, यानी कि सेल्स करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम यूँ बात कर लो कि तुम्हारे मोहल्ले में एक मोबाइल शॉप है जहाँ पे मोबाइल्स मिलते हैं, तो वो बंदा मोबाइल बनाता है क्या? नहीं, वो किसी से मोबाइल ख़रीदता है, अपना प्रॉफिट रखकर कस्टमर्स को बेच देता है, ये ट्रेडिंग है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका शोरूम है, शोरूम का ओनर है। शोरूम का ओनर क्या कार्स बनाता है? नहीं, कार्स नहीं बनाता, बनी बनाई कार्स खरीदता है और वो बेच देता है, ये ट्रेडिंग है। फॉर एग्जांपल कोई जनरल स्टोर है, ठीक है, कोई राशन की दुकान है, वो ब्रेड, बन्स, जैम, जेली, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बिस्किट, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। ये बिजनेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रेडिंग बिजनेस। ये बिजनेस क्या कहलाता है? ट्रेडिंग बिजनेस। यानी कि आपने एक चीज़ खरीदी और वो चीज़ फिर बेच दी प्रॉफिट रखकर, ठीक है। दूसरे टाइप का बिजनेस कहलाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो और फिर उसको बेच देते हो। और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपके पास आ जाती है अपनी एक फैक्ट्री, ठीक है। आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें आप कोई चीज़ बनाओगे और आगे बेच दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई चिप्स है, उस चिप्स की आपने फैक्ट्री लगाई। अब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, आप पोटैटोज़ खरीदोगे, आप दूसरे इंग्रेडिएंट्स खरीदोगे, आप वहाँ पर एक मशीन होगी, मशीन में वो सारी चीज़ें जाएंगी, वो चिप्स में कन्वर्ट होंगी और फिर जब वो चिप्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो फिर आप उसको जो है वो बेचोगे। फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरिंग है, आपने कार मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट लगाया, वहाँ पर आप गाड़ियाँ बनाओगे, आप इंजन खरीदोगे, दरवाजे खरीदोगे, आप वहाँ पर सारी चीज़ें लाकर असेंबल करोगे, उसके बाद उस कार की पेंटिंग करोगे, उस कार में
कोई फॉल्ट तो नहीं है, ये देखोगे उस कार में शीशे लगाने होंगे वो लगाओगे, इंजन लगाना होगा वो लगाओगे, लाइटें लगानी होंगी वो लगाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे गाड़ी, और जब मैन्युफैक्चर हो जाएगी तो शोरूम के ओनर्स को बेचोगे। ठीक है, तो दूसरा बिजनेस क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा बिजनेस क्या कहलाता है? तीसरा एक कॉमन बिजनेस है, वो कहलाता है सर्विस। अब ये सर्विस का क्या बिजनेस है? सर्विस में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता। टेंजिबल का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप टच कर सको, बल्कि आप इनटेंजिबल्स में डील करते हो। इनटेंजिबल जिसको मैं ना टच कर सकूं, ठीक है, और इसकी आप सेल्स करते हो। ये तीसरी तरह का बिजनेस है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप हेयर सैलून गए, ठीक है ना, हेयर सैलून जाते हो, आप उसको पे करते हो, वो आपके बाल काटता है, ये एक सर्विस है। ठीक है, कोई वो प्रोडक्ट नहीं देता, कोई आपको एक चीज़ नहीं देता जिसको आप छू सको, बस वो बोलता है कि मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग है, टीचिंग जो है वो एक सर्विस है। जब आप कहीं से कोचिंग लेते हो, टीचिंग लेते हो, ट्यूशन्स लेते हो, स्कूल जाते हो, वो एक सर्विस है, बिकॉज आप जाते हो, आप उसके लिए पे करते हो और आपको एक सर्विस मिलती है। ठीक है, और इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, तो आप जो है वो टिकट परचेज करते हो और आपको एक सर्विस मिलती है। वो सर्विस क्या होती है कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचा देते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचा देते हैं, उसकी आप पैसे पे करते हो। ठीक है, तो ये तीन तरह के बिजनेसेस होते हैं। अब हमारा मेन जो फोकस होगा कुछ टाइम के लिए वो होगा हमारे ट्रेडिंग बिजनेस पर। ठीक है, हम अपने ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग थोड़ा सा अच्छे से सीख लेंगे, तो फिर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वगैरह की साइड जाएंगे। लेकिन पहला हमारा जो फोकस होगा वो होगा हमारा ट्रेडिंग बिजनेस, जिसमें हम बनी बनाई चीज़ें खरीदेंगे और वो बनी बनाई चीज़ें आगे बेच देंगे। अच्छा, अब इस बनी बनाई चीज़ों को ख़रीदने और बेचने में क्या होगा भाई? फॉर एग्जांपल लेट से आपने जो है ना वो एक शॉप ओपन करी, ठीक है ना, और उस शॉप को आपने ओपन किया साल 2018 में। साल 2018 में आपने एक नई शॉप ओपन करी, बिल्कुल नई शॉप ओपन करी, सारे एसेट्स आपने परचेज कर लिए हैं जो भी शॉप के लिए चाहिए थे। ठीक है ना, आप किसी चीज़ की ट्रेडिंग करते हो फॉर एग्जांपल लेट से मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, आप मोबाइल फ़ोन्स खरीदते हो और बेचते हो। अच्छा, चीज़ें सिंपल रखते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास हज़ारों तरह के मॉडल्स हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं और एसेसरीज़ हैं, एक ही तरह के मोबाइल फ़ोन्स हैं ताकि चीज़ें आसान हो। ठीक है, 2018 में आपने जो है ना वो परचेजेस करी, 2018 में आपने जो है ना चीज़ों की परचेजेस करी, यानी कि आपने मोबाइल फ़ोन परचेज करे। अब लेट्स से कि 2018 में आपने जो है ना 5 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन परचेज करे, 5 मोबाइल फ़ोन्स परचेज करे, और एक मोबाइल फ़ोन जो है ना वो $2000 का था। ठीक है, 2018 में आपने 5 मोबाइल फ़ोन्स परचेज करे और एक मोबाइल फ़ोन $2000 का था। ठीक है, 2018 में फिर आपने सेल्स करी, इन मोबाइल फ़ोन्स को बेचा। अब जब आप बेचने गए ना तो 3 मोबाइल फ़ोन्स बिके। ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप जितनी चीज़ें खरीदो उतनी सारी बिक जाएं। भाई 2018 का जो साल था उसमें मैंने 5 चीज़ें खरीदी, 3 बिक गई, 2 नहीं बिकी, वो मेरी दुकान में पड़ी रहेंगी, अगले साल शायद बिक जाएंगी। और ये जो मैंने 3 चीज़ें बेची ना, ये मैंने बेच दी लेट से एक मोबाइल फ़ोन मैंने बेचा 2500 में। ठीक है, अब आपको जब आप ये शॉप चलाओगे तो शॉप के कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। फॉर एग्जांपल शॉप का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, फॉर एग्जांपल शॉप में कोई सेल्स पर्सन होगा उसकी सैलरी होगी, फॉर एग्जांपल शॉप में अगर वाटर कूलर होगा तो उसके कुछ चार्जेस होंगे, या दूसरे खर्चे। जब आप शॉप चलाते हो तो एक्सपेंसेस भी होते हैं ना, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि शॉप को चलाने के, ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस, जिसकी एग्जांपल क्या बताई मैंने? इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अगर रेंट है तो रेंट, अगर सेल्स पर्सन है तो उसकी सैलरी, अगर वाटर कूलर है तो वाटर, जो मैं वाटर बॉटल्स खरीदूंगा। बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लेट से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इस शॉप के 2018 के वो हैं 500। अब आपको सवाल ये बोलते हैं कि इस कंपनी का, इस शॉप का प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो आप सबसे पहले लिखोगे सेल्स रेवेन्यू। सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल्स रेवेन्यू, यानी कि इसको कितना रेवेन्यू मिला। इसने 3 चीज़ें बेची और एक चीज़ ये 2500 की बेचता है, तो 3 × 2500 यानी कि इसका जो रेवेन्यू है वो है 7500। 3 × 2500 यानी कि इसका जो रेवेन्यू है वो है 7500। इसमें से फिर हम माइनस करते हैं लेस कॉस्ट
ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो गुड्स बेचे, जो चीज़ें बेची उसकी कॉस्ट, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचे, जो चीज़ें बेची उनकी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, 2018 हमारा पहला साल था, हमने 5 चीज़ें परचेज करी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग में हम सबसे पहले लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस के लिए हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2000, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 2000 कितना आता है? 5 इंटू 2000 जो है ये बन जाता है आपका 10,000। 5 इंटू 2000 आपका बन जाता है 10,000। 10,000 की आपने चीज़ें परचेज़ करी हैं, 10,000 की चीज़ें आपने ख़रीदी हैं, 10,000 की चीज़ें आपने परचेज़ करी हैं। परचेजेस कितनी है? 10,000 है। 10,000 रुपये की चीज़ें ख़रीदी हैं। अच्छा, 10,000 में आपने 5 चीज़ें ख़रीदी और 3 बिक गई। ठीक है ना, आपने 5 चीज़ें ख़रीदी और 5 में से 3 बिक गई, तो आपके पास 2 चीज़ें बच गई। यस, 2 चीज़ें बच गई। जो चीज़ें बच गई उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो चीज़ें बच जाती हैं उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। जो चीज़ें बच जाती हैं उसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो होगा 2 इंटू 2000। 2 चीज़ें बच गई हैं, 2000 उनकी टोटल वैल्यू है। और यहाँ से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे 4000। ठीक है, 10,000 में से 4000 को माइनस करो, 6000 बचता है। 6000 सेल्स रेवेन्यू में से माइनस होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यह है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करो तो जो अमाउंट बच जाए 7,500 माइनस 6,000, 1,500। ठीक है। अच्छा, अब जरा इसकी लॉजिक सुनो। देखो, तुमने चीजें तो 10,000 की खरीदी थी, लेकिन वो 5 चीजें थी, बिकी कितनी है? 3 चीजें बिकी हैं। तो 2 जो बच गई ना उसको हम क्लोजिंग स्टॉक का नाम देते हैं। हम बोलते हैं यार ये मेरा स्टॉक है, ये मेरी इन्वेंट्री है, ये अगले साल बिक जाएगी, अभी मेरा ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, जो अमाउंट हम माइनस करते हैं, ये जो 6,000 माइनस करें, ये या तो ऐसे कैलकुलेट करो, 5 चीजें खरीदी 10,000 की, 2 चीजें बच गई 4,000 की, तो बचा हुआ अमाउंट 6,000। या सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते हो कि 3 चीजें बेची है ना, 3 चीजें बेची हैं, एक चीज खरीदी कितने की थी? 2,000, तो 3 चीजें कितने की आई? 3 इंटू 2000 यानी कि 6,000 की आई। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,500। इसमें से क्या ये आपने कमाया? नहीं, मैंने दुकान पर भी तो कुछ खर्चे किए। ये खर्चे भी अगर मैं माइनस कर दूं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि हैं 500 के, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो मैंने कमाया है, ये वो प्रॉफिट है जो मैंने कमाया है, जिसका आंसर आ रहा है 1000। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ तक जितनी भी बातें डिस्कस करी हैं अच्छे से समझ लो, ठीक है ना, और सारी चीज़ें प्रॉपर्ली कॉपी कर लो। फिर हम अगले लेक्चर में मज़ीद आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।